हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं कौमुदी क्लासेज अजमेर से राजेंद्र कुमावत। आज हम पढ़ेंगे छंद प्रकरण। चाहे देखिए रीट एग्ज़ाम हो, रीट में एक क्वेश्चन पूछा जा मतलब 1 नंबर के लिए पढ़ना होता है। सेकंड ग्रेड में 18 नंबर के लिए, फर्स्ट ग्रेड में 18 नंबर के लिए। यानी छंद जो प्रकरण है उसमें रीट वाले जो शिक्षार्थी है उनमें अगर लैंग्वेज सेकंड लेते हैं तो उनको एक पद्य यानी श्लोक पूछा जाता है, पद्य पूछा जाता है। उसमें से पूछा जाता है कि यहाँ इसमें से निम्न में से यहाँ कौन सा छंद हुआ, मतलब इस श्लोक में कौन सा छंद है, इतना सा क्वेश्चन आता है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनको छंद के लक्षण भी याद करने होते हैं और उदाहरण भी याद करने होते हैं। तो मैं ये क्लास जो बना रहा हूँ रीट के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ और लक्षण इत्यादि आपको याद नहीं करने हैं, कभी भी नहीं पूछा गया और भविष्य में भी रीट या आरटेट में इत्यादि में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि छंद जो प्रकरण है उसमें देखिए छंद के जो प्रकार है ये आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल सामान्य ध्यान रखना। छंद के 3 छंद किसे कहते हैं? निश्चित वर्णों या पदों को मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य के समूह को हम कहते हैं छंद कहते हैं। और छंद 3 प्रकार के होते हैं, उसमें देखिएगा 3 प्रकार। इसमें पहला होगा वर्णिक छंद, इसी को हम वृत्त छंद भी बोल सकते हैं या वर्णिक छंद बोलेंगे। फिर दूसरा आप लिखेंगे जैसे अर्धसमृत छंद, और फिर तीसरा आप लिखेंगे मात्रिक छंद। देखिएगा जो वर्णिक छंद है वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें वर्णिक छंद। और अर्धसमृत यानी जिसमें कहने का मतलब अलग अलग वर्ण होते हैं वो अर्धसमृत होता है। जैसे इसका उदाहरण वियोगिनी छंद है। और एक है जैसे मात्रिक में जैसे केवल आर्या इत्यादि है तो, और इसमें वर्णिक में जैसे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, अनुष्टुप है इत्यादि, है ना, मालिनी है इत्यादि। केवल इतना ही नॉलेज के लिए ध्यान में रखना दोस्तों। केवल अब इसमें से वर्णिक छंद ही देखो, अगर रीट के एग्जाम के लिए केवल वर्णिक छंद ही आपको ध्यान में रखना, चाहे आरटेट का एग्जाम हो उसके लिए भी केवल वर्णिक छंद ही इम्पोर्टेंट है। वियोगिनी केवल फर्स्ट ग्रेड के जो शिक्षार्थी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आर्या है ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए अगर देते हैं आप तो वहाँ आर्या पढ़ा जाता है। बाकी रीट के लिए ये अनुवर्णिक छंद ही इम्पोर्टेंट है। देख बता दिया मैंने, अर्धसमृद्धि वियोगिनी ये फर्स्ट ग्रेड के शिक्षार्थियों को पढ़ना है, और जो आर्या है ये सेकंड ग्रेड के छात्रों को पढ़ना वर्णिक के साथ। वर्णिक तो पढ़ने ही है, वर्णिक चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी में पूछा जाता है। चलिए अब देखो हम बात करते हैं वर्णिक छंद, यानी वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब इसमें बात करते हैं छंद शास्त्र में जो गण होते हैं वो गणों की संख्या कितनी होती है। देखिए गणों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। देखिए एक तो इसका ट्रिक आप पढ़े होंगे, ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा, एक तो ये है। बाकी इसमें देखिए लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 और गुरु। देखिए ये ऐस कब लगता है और ये लघु कब लगता है, ये ध्यान रखना। देखिए इस चिन्ह को हम लघु बोलते हैं, इस ऐस को हम गुरु चिन्ह बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा लघु और गुरु चिन्ह लगाने के नियम क्या, वो भी आपको ध्यान में रखना। देखिए सीधा सा ट्रिक है, सीधा सा आप समझिएगा। यानी जिस व्यंजन में हर्ष स्वर हो, यानी ए ई उ री और री, ये जिस व्यंजन में है वहाँ आप लघु चिन्ह लगाएंगे, ये ऐसा चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएं? लघु। और दीर्घ स्वर जिसमें हो, देखो अब दीर्घ लगाने के चिन्ह, यानी जैसे गुरु का मतलब दीर्घ का आप गुरु लिख दीजिएगा, चलो समझने के लिए। गुरु लगाने के नियम, गुरु ये ऐस कब लगाएंगे वो समझना। पहला देखिएगा दीर्घ स्वर से युक्त, दीर्घ स्वर से युक्त, यानी जिस व्यंजन में दीर्घ स्वर, जैसे आपने लिखा काकी, क्या लिखा? काकी, तो यहाँ कै में आ है तो गुरु लगा दें। बड़ी की मात्रा है तो यहाँ गुरु लगा देंगे। देखिए हलंत या
संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होगा। हमेशा क्या होगा? गुरु होगा। यानी जैसे आपने लिखा उन्नति, तो यहाँ क्या है? देखिए न इसको हम गुरु मानेंगे। जैसे आपने लिखा तद्भव, तो यहाँ देखिएगा भय से पहले देखो द आ रहा है, तो इसको हम गुरु मानेंगे। ठीक है? यानी जैसे आपने लिखा विद्या, तो यहाँ इस संयुक्त से पहले इस वाले को गुरु मानेंगे हमेशा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट उसके बाद में तीसरा नियम है कि अनुस्वार से युक्त गुरु माना जाएगा। यानी जहाँ अनुस्वार लिखा, जैसे आपने लिखा वंशः, क्या लिखा? वंश, तो अनुस्वार है वहाँ गुरु माना जाएगा, और यहाँ अ है लघु माना जाएगा। ठीक है? फिर देखो इसके बाद में चौथा है विसर्ग से युक्त गुरु माना जाएगा। जैसे आपने लिख दिया वंशः, गुरु गुरु, ठीक है? तो यहाँ गुरु माना जाएगा। यानी केवल ये गुरु चिन्ह लगाने के नियम ये 2-4 अगर आपको ध्यान में रह गए तो आप लगा सकते हैं। यानी हलंत या संयुक्त से पहले वाला हमेशा गुरु होता है। वैसे छोटा ऊ लेकिन लघु होना चाहिए, लेकिन लघु नहीं होकर गुरु हो जाएगा। और दीर्घ स्वर से युक्त हमेशा क्या होता है? गुरु होता है। अगर आप कहने का मतलब इतना सा आपको ध्यान में आ गया कि लघु चिन्ह और गुरु चिन्ह कहाँ लगाते हैं, तो बिल्कुल आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिएगा गण, गणों की संख्या 8 होती है। देखिए एक तो होता है ये माता राजभान सलगा, उससे आप निकाल सकते हैं। उससे भी सरल है एक भजसा और यर्ता, भजसा और यर्ता। देखो भजसा अपन नहीं कहते कि अरे भजन कर लियो सा, इन्हें भजन कर लियो का मतलब जो भजन करते हैं वो गुरुजी होते हैं, भजन करते हैं वो गुरु होते हैं। और यर्ता, यर्ता का मतलब समझ लीजिएगा जो नहीं करते हैं वो कौन होते हैं? लघु होते हैं। जो भजन करते हैं वो गुरुजी होते हैं, और जो नहीं करते हैं वो लघु होते हैं। ध्यान रखें, यर्ता, यर्ता मतलब लघु है और भजसा मतलब गुरु है। अब देखिएगा भय का मतलब समझिएगा, भय से भगण, भय से क्या होगा? भगण। जय फोर जगण, जय फोर होता है जगण, स फोर होता है सगण, स फोर क्या होता है? सगण। और देखिएगा ये फोर होता है यगण, ये फोर होता है यगण, र फोर आप करेंगे रगण, और तय फोर आप समझेंगे तगण, तय फोर तगण। यानी कहने का मतलब देखिएगा भगण 1 नंबर पर है, जगण 2 नंबर पर है, सगण 3 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, और र 2 नंबर पर है, और तय 3 नंबर पर है। ध्यान रखिएगा भगण 1 नंबर पर है, भय जय 2 नंबर पर है, स 3 नंबर पर। तो कुछ भी नहीं है, आपको भगण का चिन्ह क्या होता है? जगण का, सगण का, यगण का, रगण का और तगण का। ये आप इसी ट्रिक में पहचान जाओगे। यानी भगण 1 नंबर पर है तो 1 नंबर पर आप गुरु लिख देंगे, ये गुरु लिख दिया। और आपको पता है प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण। तो 3 वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखो 1 2 3 ऐसे समझ लीजिएगा। तो भगण 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर गुरु लिख दिया, और बाकी के 2 क्या लिख दिए? लघु लिख दिए। ये भगण का चिन्ह हो गया। अगर भगण बोलूंगा तो ये चिन्ह लगा होगा, उसको हम भगण बोलूंगा। जगण बीच में है तो 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर मैं गुरुजी बिठा दूंगा, तो 2 क्या हो गए? लघु। यानी कहने का मतलब बगण 1 नंबर पर आ रहा तो 1 नंबर पर गुरु लिख दो, जगण बीच में आ रहा तो बीच में गुरु लिख दो, सगण तीसरे नंबर पर आ रहा तो तीसरे नंबर पर सगण लिख दो। यानी कहने का मतलब 1 नंबर पर आ गया, 2 पर आ गया, 3 आ गया। ये मतलब ऐसा ऐसा चिन्ह लगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सगण है। ये कौन है? सगण। आप बीच में मध्य गुरु आ गया तो आप समझ जाएंगे जगण है। और आदि, आदि का मतलब प्रारंभ में गुरु आ गया तो ये भगण का चिन्ह हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में देखो यगण, यगण में जिस तरह से गुरु बिठाए इसी तरह लघु बिठाएंगे। यगण 1 नंबर पर, 1 नंबर पर आप लघु बिठा दो, और 2 बाद वाले क्या लिख दो? गुरु लिख दो। रगण बीच में आ रहा है तो बीच में लघु बिठा दो, और आगे पीछे क्या लिख दो? गुरु लिख दो। और तगण लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में लघु लिख दो, और 2 स्टार्टिंग में गुरु लिख दो। ये चिन्ह हो गया इसका। मतलब भजसा और यर्ता, ये आपको ये माता राजभान सलगा पुराना चला आ रहा है, उसको नहीं याद करना, वो बहुत लंबा है।
ये भजसा और यर्ता, जो भजन करते हैं वो गुरु जी होते हैं, जो नहीं करते हैं वो लघु होता है। बस इतना ध्यान में रह गया, आप छंद को ज़्यादा टाइम नहीं, आप ऐसे ही ट्रिकों में याद कर लोगे। भगण 1 नंबर पर आ रहा तो 1 नंबर पर गुरु, जगण 2 पर आ रहा तो 2 पर गुरु, सगण तीसरे पर गुरु, 3 नंबर पर गुरु जी बिठा दो। यहाँ लघु बिठाएंगे तो यगण पर 1 नंबर पर लघु, दूसरे पर रगण में मध्य में लघु और तगण में लास्ट में लघु। अब देखो एक बच्चा है मगण, मगण मैं फॉर मम्मी, मैं फॉर क्या होता है मम्मी, मम्मी गुरु होती है ना, तो मगण में तीनों गुरु होते हैं। मगण में कौन होते हैं? तीनों गुरु। और एक गण बनता है नगण, नगण में तीनों होते हैं लघु, तीनों होते हैं लघु। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैं पूछूंगा भगण, भगण क्या होता है, तो ये चिन्ह समझ में आ जाना चाहिए। भगण मतलब प्रारंभ में गुरु, जगण मध्य गुरु, सगण लास्ट में गुरु, यगण प्रारंभ में लघु, रगण मध्य में लघु और तगण लास्ट में लघु। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ध्यान रखना, एक श्लोक है, श्लोक या पद्य, इसमें 4 लाइन होती है। 4 क्या होती है? लाइन। इन्हीं 4 लाइन को छंद शास्त्र में पाद बोलते। क्या बोलते? पाद। और ध्यान रखिएगा इस यानी या इसी को आप कह सकते हैं चरण कह सकते हैं, इन्हीं पाद बोलेंगे आप, तो इतना ध्यान में रखना। यानी एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 4 लाइनें होती है। इन एक लाइन में यदि 8 वर्ण आ जाए वहाँ अनुष्टुप छंद हो जाता है। इसका पहला ट्रिक है अनु के ठाठ है, अनु के ठाठ है, तो ठाठ, ठाठ फॉर 8, ठाठ फॉर 8। यानी कहने का मतलब अनुष्टुप छंद में यानी एक श्लोक है, जैसे कोई श्लोक है, जैसे उदाहरण बताऊंगा, एक लाइन में 8 वर्ण आ गए और दूसरी में भी 8, तीसरी में भी 8 और चौथी में भी 8, यानी 8 चौक 32 जो वर्ण आ जाए टोटल, तो वहां अनुष्टुप छंद हो गया। और बाकी आप वर्णों को गिनो। जैसे उदाहरण बोल रहा हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैवः किम कुरुत संजयः। यानी कहने का मतलब आप उदाहरण देख लीजिएगा, एक समझा रहा हूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। वर्णों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, इसका मतलब वहां अनुष्टुप हो गया। दूसरी में भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 समवेता युयुत्सवा, युयुत्सवा ऐसा होगा, युयुत्सवा, तो ये हो गया 8 हो गया। यानी कहने का मतलब एक लाइन में 8 मिले, इसका मतलब क्या हो गया? 8 वर्ण हो गया। अगर अपन बात करें इसके जैसे अनुष्टुप का जो लक्षण है वो क्या है? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्नयो। देखो इसका शॉर्ट में ट्रिक बता रहा हूं मैं। यानी कहने का मतलब 5 6 और 7, अगर वो आप डीप में पढ़ते हैं, यानी 5 का यानी 5 6 7 में से सबसे छोटी संख्या हो गई 5, यानी 5, तो 5वां वर्ण सभी जगह लघु होगा। 5वां वर्ण सभी जगह क्या होगा? लघु। और 5वां देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5वां ऊ छोटा हुआ आ रहा था, ये लघु चिन्ह होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 छोटा हुआ आ रहा था, ये लघु हो जाएगा, ठीक है। और 6ठा वर्ण हमेशा गुरु होगा। 6ठा वर्ण हमेशा क्या होगा? गुरु होगा। देखिए 5 के बाद बड़ी संख्या 6, तो देखो यहाँ बड़ा हुआ आ रहा, तो बड़ा हुआ तो गुरु है। 5 के बाद जैसे छोटा हुआ लेकिन यहाँ तय आ रहा, तो ये गुरु माना जाएगा। यानी 5वां वर्ण हमेशा लघु, 6ठा हमेशा बड़ा, गुरु हो जाएगा। और 7वां में देखो, यानी 7वां है जो पहली और तीसरी लाइन का जो 7वां अक्षर है, पहली और तीसरी लाइन का जो 7वां अक्षर है, 7वां जो वर्ण है, 7वां वर्ण ध्यान रखिएगा। 1 नंबर जो आते हैं क्लास में वो गुरुजी बनते हैं और 1 के 3 होते हैं। यानी कहने का मतलब पहली लाइन का और तीसरी लाइन का 7वां वर्ण हमेशा गुरु होगा। क्या होगा? गुरु होगा। जैसे देखिएगा पहली लाइन ये है, दूसरी ये है, इसी को हम देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वां में ए आ रहा है तो ये गुरु माना जाएगा।
देखो। और तीसरी लाइन में देखो, अगर देखते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, फिर चौथी लाइन में मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, किम कुरुत संजय। देखिए ये पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी। तीसरी लाइन में देखो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, छठा हो गया, सातवां देखो आई की मात्रा रित गुरु होगा। और दूसरी और चौथी देखो, 2 नंबरी आदमी कौन होता है, हमेशा लघु होता है। यानी दूसरे और चौथी लाइन का 7वां अक्षर, दूसरी और चौथी लाइन का 7वां जो वर्ण है वो हमेशा लघु होगा। क्या होगा, लघु। लघु का मतलब ऐसी डंडी लगेगी। जैसे देखिएगा दूसरी लाइन तो ये है, चौथी लाइन इसका 7वां अक्षर देखो, स में ए आ रहा है तो लघु होगा, ये लघु, ठीक। हलंत से पहले वाला गुरु होता था, ये गुरु हो गया। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, जय में ए आ रहा है, जय में तो ये क्या हो जाएगा, अरे लघु होगा ना। यानी ये दूसरी लाइन है और ये चौथी लाइन, ये देखना। बाकी रीट वाला तो इतना ध्यान में रखना है, केवल एक लाइन में 8 वर्ण आ गए तो वहाँ अनुष्टुप करना आपको, न तो कोई वो उदाहरण लक्षण पूछेगा, केवल उदाहरण दे दिया, उसमें छंद पहचाना। गिनो देखो, सब इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें 8, इसमें हलंत और अनुस्वार को नहीं गिनना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हम ट्रिक की बात करेंगे, सीधा देखिए, यानी 11-11 वाले वर्ण कौन से, मतलब एक श्लोक में एक लाइन में 11 वर्ण वाले कौन कौन से। देखो उसमें है, पहला था गया इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, देखो ये इंद्र वज्रा। दूसरा है उपेंद्र वज्रा, तीसरा है उपजाति, और चौथा है शालिनी, शाली, और 5वां लिखेंगे रतोधता, रतोधता। साथियों केवल कुछ नहीं करना है, इनको 5 को याद करना है कि 11-11। देखो एक लाइन में 11 वर्ण होने चाहिए, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, शालिनी, रतोदता। जैसे आप देखिएगा कि एक श्लोक आया और उसमें पूछा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप वर्णों को गिनेंगे। पहला काम आप वर्णों को काउंट करना है। अगर 11 आ गए तो आपका दिमाग यही काम करेगा, या तो इंद्र वज्रा है, या उपेंद्र वज्रा, या उपजाति, या शालिनी, या रतोदता। इन 5 में से कोई न कोई छंद जरूर होगा। अगर 11 है तो हलंत और अनुस्वार को नहीं गिनना। देखो अब ध्यान रखना, आप 2 बार 5 बार बोलेंगे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, शालिनी, रतोदता, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। देखिएगा इंद्र वज्रा, इसका ट्रिक बता रहा हूं, इंद्र और वज्र। इंद्र का जो वज्र है, वज्र का मतलब उसका हथियार है। देखो कभी देखा होगा आपने, इंद्र का जो हथियार है हड्डियों का बना होता है, तो इंद्र का जो वज्र है, हथियार है, वो तगड़ा है। कैसा है, तगड़ा। तगड़ा में देखिएगा तय आता तो तय 4 हो गया तगण, तय 4 क्या हो गया, तगण। यानी जिस लाइन का प्रारंभ तगण से हो। अब तगण का चिन्ह क्या होता है, मैंने बताया था आपको, भजसा और यर्ता, भजसा और यर्ता। देखिएगा भजसा, यानी तीसरे नंबर, देखो यहाँ गुरुजी होते हैं भजन करने वाले, और जो नहीं करने वाले क्या होते हैं, लघु होते हैं। तो यानी कहने का मतलब तगण तीसरे नंबर पर आ रहा है तो तीसरे नंबर पर लघु हो जाएगा, तो प्रारंभ वाले ये चिन्ह होता है किसका, तगण का। तो अगर, और ये तगड़ ये लगाना आपको आता है कि गुरु कहाँ लग रहा है, जहां दीर्घ स्वर युक्त हो। ये चीजें अपन ने पढ़ ली पिछली क्लास का। यानी कहने का मतलब यहाँ तगण से प्रारंभ हो, तगण का मतलब गुरु, गुरु, लघु, ठीक है। तो इससे यदि कोई लाइन प्रारंभ हो रही है, यानी एक श्लोक में 4 लाइनें होती है और प्रारंभ तगण से हो, तगण का चिन्ह समझ में आ गया कि गुरु, गुरु, लघु, ये तगण का चिन्ह होता है। और प्रारंभ, प्रत्येक लाइन का प्रारंभ यदि तगण से है तो वहां 100% निसंदेह आपको इंद्र वज्रा छंद करना है। ध्यान रखिएगा, तगण से तगण का चिन्ह लगाना कैसे आता है, वो लघु और गुरु चिन्ह लगाना आना चाहिए, जितने हम निकाल लेंगे। उपेंद्र वज्रा, अब देखो उप प्लस इंद्र वज्रा, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप। इन इंद्र के समीप कौन बैठेगा, जो जोर का आदमी हो। कैसा आदमी हो,
जोर का में जय है तो जय फोर हो गया जगण, यानी जिस लाइन का प्रारंभ, जिस श्लोक में वर्णों की संख्या 11 हो और प्रारंभ जगण से हो। देखिएगा जगण का 1 2 3 4 जगण का चिन्ह होता है, देखो मध्य में आ रहा है तो मध्य में गुरुजी होते थे, यानी ये लघु, ये चिन्ह होता है। क्या होता है? यानी कहने का मतलब लघु, गुरु और लघु, ये चिन्ह होता है। अगर इससे प्रारंभ हो रहा है और प्रत्येक लाइन का प्रारंभ इससे है, इसका मतलब वहां कौन सा छंद हो गया? उपेंद्र वज्रा। यानी कहने का मतलब जगण से प्रारंभ हो तो उपेंद्र वज्रा और तगण से प्रारंभ हो तो इंद्र वज्रा। लेकिन वर्ण कितने होंगे? 11 सभी में। अब बात करते हैं उपजाति। उपजाति का मतलब देखो, जाति एक तो अपनी जाति होती है, एक उप का मतलब दूसरी जाति, यानी दूसरी का मतलब यहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। देखो एक समझना, 1 2 3 4, एक श्लोक में 4 लाइनें आई। मिश्रण चाहे आप 1 लीटर में पाव पानी मिलाओ, पाव भर, तो भी मिश्रण है। आधा लीटर मिलाया तो भी मिश्रण है। 3 पाव मिलाया तो भी मिश्रण है। समझ में आया? और पूरा 1 लीटर मिलाया तो मिश्रण नहीं कहेंगे, फिर तो आधा दूध आधा पानी। क्यों? बात समझिएगा। कहने का मतलब अगर चारों में तगण से प्रारंभ हो रहा था आप इंद्र वज्रा करेंगे, और चारों में जगण से हो रहा तो फिर तो ये हो जाएगा। यानी जैसे 3 लाइन है, 3 लाइन में जैसे एक में तो देखो तगण से प्रारंभ हुआ, दूसरी में भी चलो तगण से हो गया, तीसरी में हो गया आपका जगण से, और चौथी में हो गया तगण से, तो वहां इसका मतलब कौन सा छंद हो गया? उपजाति हो गया। मिश्रण का मतलब 2 में तगण हो सकता है तो 2 में जगण हो जाएगा। या कल्पना कीजिए जैसे 2 लाइनें दी, 2 लाइनों में एक में तगण आ गया और एक में जगण आ गया तो भी मिश्रण। 3 में जगण आ गया तो एक में तगण आ गया तो भी मिश्रण। अगर चारों में तगण है तो आप इंद्र वज्रा करेंगे, और चारों में जगण है तो उपेंद्र वज्रा करेंगे, और कोई अलग आ गया तो वो उपजाति हो गया। समझ में आ गया? अब देखो शालिनी कौन है? देखो मम्मी। ध्यान रखिएगा, शालीन जो स्वभाव वाली होती है वो मम्मी होती है, माता होती है। आप भले ही घर कितने ही लेट जाओ तो भी मम्मी आपका इंतजार करती है। मम्मी का जो स्वभाव है शालिनी, यानी मम्मी में मैं है तो मैं फोर मगण, यानी जिसका प्रारंभ मगण से हो और वर्णों की संख्या 7 यूं 11 हो तो वहाँ शालिनी छंद कर देना। जैसे 1 2 3 4, चारों में मगण होना चाहिए। चारों में क्या होना चाहिए? मगण। और आप केवल चारों नहीं देख पा रहे, मगण से प्रारंभ हो रहा था, आप बिना सोचे समझे क्या कर देंगे? शालिनी कर देंगे। मगण से, मगण का चिन्ह होता तीनों गुरु, यानी इससे प्रारंभ हो रहा है तो वहां शालिनी छंद हो जाता है। और देखिएगा रथोदत्ता में र आ रहा है तो र 4 आ जाता है रगण, र 4 आ जाता है रगण, यानी जिस श्लोक का प्रारंभ रगण से हो लेकिन वर्णों की संख्या 11 हो तो वहां रतोदता छंद आ जाता है। देखिए रगण का चिन्ह हो जाता है, यानी गुरु लघु गुरु। अगर इस चिन्ह से कोई श्लोक प्रारंभ हो रहा है यानी तो वहां रतोदता छंद हो जाता है।